चलिए ठीक तो है, उसको चलिए बस चर्चा करेंगे इसके विषय शॉर्ट में, में। हाँ इसके विषय में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। अभी जी बिल्कुल। अपन, और हाँ। सेकंड नंबर, माननीय राहुल सिंह जी अगर मौजूद हैं तो थोड़ा सा एक, अभी इन्होंने एक, राहुल सिंह जी साहब ने एक निर्णय दिया है 1/12/2022 को, ये द्वितीय अपील श्री कृष्णकांत जी दुबे विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस थाना पुलिस अधीक्षक सतना। तो माननीय राहुल सिंह जी अगर मौजूद है तो उस पर थोड़ा सा विषय पे प्रकाश डाल दीजिएगा। राहुल सर हमारे बीच में बिल्कुल जुड़े हैं और वो बहुत अच्छा निर्णय था। ठीक है सर, प्लीज। देखिए इसमें क्या हुआ क्या था कि अक्सर थाने में आपने देखा होगा कि थाने में आपको शिकायत करनी होती है, तो क्या प्रोसेस होता है। आप थाने में जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये शिकायत चाहिए, या तो फिर आप अपने किसी नेता को पकड़ते हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को पकड़ते हैं, किसी पत्रकार को पकड़ते हैं, या फिर कोई भी जो समाज में इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है उसको कहते हैं कि भैया मुझे थाने में ये शिकायत करने जा रहा हूँ, जरा आप बोल दीजिए, उधर फोन लगा दीजिए। ये एक तरह का एक पैटर्न बन गया है। अब इसमें होता क्या है कि आप जो शिकायत देके आते हैं तो वो शिकायत उस समय एफआईआर जो होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो एफआईआर लिखनी पड़ती है, लेकिन थानेदार क्या करता है, थानेदार कहता है कि आप भैया आप कंप्लेंट लिख के दे दो। तो आप कंप्लेंट लिख करके दे आते हैं। अब आपको कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है अब आपको ये भी जानना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, थानों में ये जो कंप्लेंट ली जाती है वहां पर उसका जो एक आपको एक कॉपी हो सकता है, अगर थानेदार आपको एक कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं उसका साइन करके सील लगा करके, तो आप तो ये मान के चलते हैं कि वो थाने में आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, थाने वालों के पास कंप्लेंट आ गई है। लेकिन होता क्या है कि वो रिकॉर्ड पे दर्ज होती ही नहीं है। ऐसे कई आरटीआई इसमें, जब एक कंप्लेनेंट थाने जाता है उसके बाद फिर वो जानना चाहता है कि उसकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई है, तो वो फिर आरटीआई लगाता है कि मेरी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई है। तो ऐसे कई मामलों में जब हमारे सामने ये आया है कि पुलिस वहां पर ये कहती है कि इस तरह की कोई कंप्लेंट प्राप्त ही नहीं हुई है। तो ऐसे ही एक मामले में जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, एसपी ऑफिस ने भी कह दिया कि कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें इंक्वायरी करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा है कि उस थाने के एक अधिकारी ने कंप्लेंट ली थी, उसको बकायदा उन्होंने साइन करके सील लगा के वो कंप्लेंट उनको उसकी एक पावती जो रिसिप्ट कहते हैं उसको वो उन्होंने दी थी। जब ये सामने आ गया तो फिर हमने उसकी फर्दर इंक्वायरी की, तो फिर पुलिस ने ये एडमिट करते हुए अपने इसमें लिखा कि उसको दर्ज नहीं किया गया था रिकॉर्ड पर, जो शिकायत का रजिस्टर होता है, जो जनरल डायरी होती है उसमें दर्ज नहीं किया गया था, इसीलिए ये पूरा कंफ्यूजन हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये आप सब लोगों को जानने के लिए मतलब बता रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 634 है, उसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट में 634 तो ये कहता है कि कोई भी कंप्लेंट आएगी उसको जनरल डायरी में दर्ज करना है। हाईकोर्ट ने इसी तरह के मामले को जब देखा कि पुलिस दर्ज नहीं कर रही है, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको दर्ज ही नहीं करना है, बल्कि जो एंट्री नंबर होता है उस जनरल डायरी का, वो एंट्री नंबर भी आपको प्रोवाइड करना है एक कंप्लेनेंट को, ये उसका राइट है, तो वो आप उसको देंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इसके आगे बढ़ते हुए ये भी कहा, जबलपुर हाईकोर्ट ने, कि एंट्री नंबर दर्ज करने के अलावा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 30 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एसपी फिर जो गिल्टी ऑफिसर है, जो भी थाना अध्यक्ष है, जो थाना अधिकारी है, उसके अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करेगा आफ्टर 30 डेज। 30 डेज का लैप्स अगर हो गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पर जो इस आदेश के थ्रू हमने डीजी मध्य प्रदेश को उनको हमने कहा है कि थाने में आप ये इंश्योर करिए कि जो हाईकोर्ट का जो आदेश है जिसमें एंट्री नंबर देने की बात कही गई है, आप थाने में जो भी कंप्लेंट आती है आप इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते कि कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट है, कोई जो भी कंप्लेंट है। आप अक्सर देखते हैं कि कई बार थाने में लोग जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर के, अभी एक आरटीआई एक्टिविस्ट की जिसका मर्डर हुआ, उसने थाने में भी कंप्लेंट दी थी, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई थी, तो उसके बाद फिर मर्डर भी हो गया। तो ऐसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि थाने में लोग जाते हैं, कहते हैं कि साहब ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये इस तरह की दिक्कत है, उसके बाद उस व्यक्ति का मर्डर भी हो जाता है। कई लोग बड़ी सेंसिटिव आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के थाने जाते हैं, शिकायत करने आते हैं कि हमने ऐसे ऐसे संदिग्ध लोगों को देखा है, उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, उसके बाद बड़ी वारदात भी हो जाती है। तो इस तरह का हमने देखा कि शिकायतों को आप जो कार्रवाई करनी है वो पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसमें क्या कार्रवाई करिए, हम ये कह रहे हैं कि आप प्रॉपर जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो आयोग का अधिकार क्षेत्र है। रिकॉर्ड मेंटेन होगा तभी तो जानकारी दी जाएगी, और अल्टीमेटली जो थाने में जो व्यवस्था है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की और शिकायत निराकरण की, वो पारदर्शी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए।
तो इस आदेश के माध्यम से हमने ये इंश्योर करने को कहा है कि जो पूरा मैकेनिज्म है आपका शिकायत डिस्पोजल का, अब देखिए ऑनलाइन में तो हो जाता है, आप ऑनलाइन जैसे ही करते हैं तो कोई भी कंप्लेंट करेंगे आपको एक उसका नंबर मिल जाता है ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, और अभी भी जनता, आप ये मत भूलिए कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जनता है वो ऑफलाइन ही है, उनको नहीं आता ये ऑनलाइन जाकर के उस पर कंप्लेंट करना, वो अभी भी वो उसी मोड में है, वो जाकर के एक आवेदन बनाते हैं और उसको जाकर के वहां पे गिड़गिड़ाते हैं थाने के सामने खड़े होकर के, साहब ये मेरी कंप्लेंट है, इस पे कार्रवाई करिए। ठीक है सर, धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आप कुछ बोलना नहीं, चाह अब रहे हैं? सब एक 12 हो गया। ओके, 1:12 हो गया, तो फिर मैं Let us- लूंगा केवल 2 मिनट लूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो वीरेंद्र जैसे जी, पर्सनल डाटा ब्रीच RTI वगैरह, की सोर्स पर्सन है उत्तराखंड से जी। पर्सनल डाटा ब्रीच के जो मामले हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल पेनल्टी लेकर ही छोड़ दिया जाएगा। 29 में स्पष्ट लिखा है कि ये जो प्रोविजन है डीपीडीपी बिल के, दिस शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। दूसरी बात है कि जो क्रिमिनल प्रोविजन है उसमें चैप्टर 11 कई लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी आईटी एक्ट का, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो चैप्टर 11 है जिसमें सेक्शन 65 टू 78 है, इसमें ऑलरेडी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, साइबर क्राइम जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये पूरा के पूरा ऑलरेडी लागू है और लागू रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल सिविल रहेगा। हाँ, चिंता का विषय ये जरूर है कि जो कॉम्पेंसेशन होता है सिविल लॉ में, क्योंकि हम यदि तीनों बिल की डिजाइन की बात करें, 2018 का बिल, 2019 का बिल और 2022 का बिल, तो 2018 और 19 के जो बिल थे वो माइनर क्रिमिनल लॉ थे, मतलब उसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन था डीपीडीपी बिल में, पीडीपी बिल में। और अब ये जो डीपीडीपी बिल बना है 2022 का, इसमें केवल पेनल्टी है, इसमें कोई भी फाइन या इम्प्रिजनमेंट नहीं है। और जो कॉम्पेंसेशन होना चाहिए जैसा कि आरटीआई एक्ट में है, तो वो कॉम्पेंसेशन भी नहीं है, बल्कि जो कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी था 43A में, जो देवेंद्र भाई ने बताया ऑलरेडी, देवेंद्र अग्रवाल जी ने, तो वो कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है वो भी हटाने का प्रस्ताव है। तो इसमें जो कॉम्पेंसेशन है पर्सनल डाटा ब्रीच का, मतलब कोई भी पेनल्टी ली जाएंगे, दैट विल गो टू द स्टेट एक्सचेकर, वो सरकारी खजाने में जमा होगा। जिसका नुकसान होता है प्राइवेसी का, उसको 1 भी रुपया कॉम्पेंसेशन देने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये एक चिंता का विषय है। बाकी जो चिल्ड्रन डेटा है, तो उसमें पहले एक पूरा चैप्टर था, अब इसमें एक सेक्शन इंक्लूड किया गया है। लेकिन चिल्ड्रन डेटा का पहले जो प्रावधान था वो काफी विस्तृत था, जो 2019 के बिल में था। तो ये चीजें हैं जो मुझे कुछ पॉइंट आउट करनी थी। तो जिन्होंने सेक्शन 11 नहीं पढ़ा है, वो आईटी एक्ट का सेक्शन 11 जरूर पढ़ ले, सेक्शन 65 से 78, ताकि वो क्रिमिनल कार्रवाई के बारे में पता चल जाए। पहले सर्च एंड सीजर का भी पावर था बोर्ड के पास, कि जब पर्सनल डाटा ब्रीच होता है तो वहाँ पे सर्च एंड सीजर वो कर सके। ये पावर जो है, ये डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 2019 में प्रस्तावित थी, उनको तो ये पावर था। लेकिन अब सरकार को पर्सनल ये सर्च एंड सीजर का पावर नहीं है। हालांकि सर्वेलेंस के पावर ऑलरेडी आईटी एक्ट में है, और उसमें सर्वेलेंस वो कर सकते हैं क्रिमिनल मामलों में, पुलिस भी कर सकती है, कोर्ट भी कर सकता है। तो आईटी एक्ट में इस तरह के प्रावधान है, तो हो सकता है वो शायद सफिशिएंट माने होंगे। तो इसमें जो इनको पावर दिए गए हैं, इसमें कोई भी मैजिस्ट्रियल पावर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नहीं है, जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए प्रस्तावित थे। तो केवल इनको सिविल पावर दिए गए हैं, और सिविल कोर्ट के बराबर पावर इनको दिए जाएंगे, ये प्रस्ताव है। थैंक यू। ठीक है बीरेंद्र जी। प्रवीण सर, या प्लीज। इसको अब समापन की ओर चलते हैं अपन। ऑलरेडी 115 इज देयर, तो मैं और प्रश्न भी लगभग पूरे हो गए हैं। और हाँ, एक ही चीज मैं कहूंगा, जो अभी बिफोर कन्वेइंग वोट ऑफ थैंक्स, मैं ये एक्शन प्लान अपने को बनाना पड़ेगा। विदाउट कॉन्क्रीट एक्शन प्लान हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक, क्योंकि 17 तारीख है जो तन्मय जी ने कहा लास्ट डेट फॉर सबमिशन, तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान हो, क्या हो, आप थोड़ा चर्चा करेंगे। कोई बीच में रख सकते हैं क्या, वीकडेज में, बुधवार गुरुवार ऐसा कुछ शाम के टाइम में? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, जब तो आपकी आई इच्छा विल हो, कम बैक टू जब यू। मैं आपको- और हाँ, सभी अपने साथियों को भी आप बता दीजिए कि मेरे ख्याल से आज रविवार है, बुधवार का रखें। हाँ ठीक है, बुधवार को शाम बुधवार को शाम का 1 घंटे का रखिए, 5 से 6 हाँ ठीक है। चलेगा? तो उसमें हम लोग एक्शन प्लान के ऊपर में बात करेंगे, एंड वी विल टॉक टू तन्मय जी एंड मुदगल साहब और शैलेश गांधी जी, सब उनसे भी सब चर्चा कर लेंगे कि आप एक ड्राफ्ट आ जाए, और सो ऑन विच वी कैन कम अप। तो नाउ फॉर कन्वेइंग वोट ऑफ थैंक्स, मैं खास करके तन्मय जी, बिना टाइम खराब किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आपने ज्ञानवर्धन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग साथ में चलेंगे। सिमिलरली मैं मुदगल साहब तो निकल गए लगता है, या बट एनीवे आई कन्वे माय थैंक्स मुदगल साहब टू निकल गए, विपुल उनको मुदगल इमरजेंसी जी था। आल्सो, and we will continue to talk with him further.
शैलेश गांधी साहब भी निकल गए हैं, उनको भी वोट ऑफ थैंक्स हम देते हैं। राहुल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी काफी मार्गदर्शन किया इसमें, और समय कुछ और ज्यादा होता तो बेटर था कि हम लोग और कुछ थोड़ा डिस्कस करते, बट लेट अस। राहुल सर तो इस कार्यक्रम के बहुत एक इज द स्ट्रॉन्ग पिलर, कड़ी है। हाँ, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर बोल सकते हैं। वो शुरू से कार्यक्रम हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो आपके मोटिवेशन और एक उसके थ्रू आया है। हम लोगों ने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और इस तरह से। और तन्मय जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये 128 कार्यक्रम है, इसको अभी बड़ा करने का है। 150 कार्यक्रम हमारा आएगा तो हम सब प्लान करके एक अच्छा इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से बीच बीच में चलता रहता है। हमारा 100th कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था और बहुत सारे लोग आए थे और काफी महत्वपूर्ण लोग आ चुके हैं, और आप भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं हमारा मतलब सर। तो वेडनेसडे का आप अनाउंस कर दीजिए शिवानंद जी, और क्लोज कर लीजिए। वेडनेसडे का तो आपने बोल दिया है, तो बुधवार का अपना कार्यक्रम 5 से 6 जिस तरह से प्रवीण जी कह रहे हैं, हम एक्शन प्लान करेंगे। और आप लोग सब अपने अपने जो भी सजेशंस हैं ऐसे महत्वपूर्ण, वो आप लिखित फॉर्म में लाइए और उसको स्क्रीन मतलब शेयरिंग भी करिए और साथ में व्हाट्सएप में भी भेजिए। वो सारे मैं फॉरवर्ड करूंगा प्रवीण जी को, और उसको मतलब एक कंबाइन करके और अपन एक बढ़िया सा एक तैयार करेंगे। और जो संबंधित जो हेड ऑफ जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इसके जो भी जिम्मेदार हैं, मंगलवार सुबह तक सबके आ जाए। हाँ, ये देखिए कल तक, मंगलवार नहीं, सॉरी बुधवार को रख रहे हैं ना, बुधवार को सुबह तक। जी जी, तो बुधवार सुबह तक, वेडनेसडे मॉर्निंग तक सब अपने अपने सुझाव भेजें। फिर तन्मय जी के साथ में भी हम लोग शेयर करेंगे और एक ड्राफ्ट किस प्रकार का जाना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे वेडनेसडे इवनिंग 5 to 6 PM। यस शिवानंद जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी कर दी बात। और बस एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर बुधवार को।